हेलो फ्रेंड्स, आज आपका नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि किस तरीके से एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हुआ है। कई साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना अपना तरीका दिया कि किस तरीके से एलिमेंट को क्लासीफाई किया गया है। अभी तक लगभग 120 एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं। तो इन 120 एलिमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से किया गया है। सबसे पहले जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन किए थे उस साइंटिस्ट का नाम था डोबरेनर। उन्होंने एक ट्रेड का टर्म दिया था, डोबरेनर ट्रेड्स। डोबरेनर ट्रेड ने यह कहा था कि जब 3 एलिमेंट्स आर अरेंज्ड into its increasing atomic masses, then the chemical properties of these 3 elements are similar। और उन्होंने कहा था कि जो जैसे फर्स्ट और सेकंड थर्ड, अगर ये तीनों एलिमेंट अगर अरेंज किया जाए तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगी। और डोबरेनर ट्रेड ने यह भी कहा था कि जो ये मिडिल वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड वाले का एरिथमेटिक मीन होगा। When elements are arranged in increasing atomic masses, groups of 3 elements, इसी ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स को क्या नाम दिया गया? ट्रेड्स, नोन एज ट्रेड्स। ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स shows similar chemical properties, और the atomic mass of middle element is the arithmetic mean of atomic masses of first and last element। उसके जो एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट हैं, उसने क्या कहा था? अल्केली अर्थ मेटल्स। अल्केली मेटल ग्रुप में डोबरेनर ट्रेड ने डिवाइड किया था। जो फर्स्ट बताता था कि ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स, मतलब जो द अल्केली अर्थ मेटल ग्रुप है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो मेटल्स होंगे। सेकेंड क्या बोला था उसने? जब ये अल्केली अर्थ मेटल रिएक्ट करेंगे किसके साथ? रिएक्ट विथ वाटर के साथ, तो क्या बनाएंगे? अल्केलीज और एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। थर्ड है कि इनकी जो वैलेंसी होगी वो हाइड्रोजन गैस, तो ये क्या करता था? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती थी। और इस तीनों एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होगी, ऑल एलिमेंट्स हैव वैलेंसी 1।
उसने जो एग्जाम्पल दिया था इसका वो क्या दिया था, ये जैसे है, फर्स्ट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसका जो सिंबल्स होगा लिथियम का वो Li, सोडियम का Na, पोटेशियम का K, इसका जो एटॉमिक मास होगा 7 होगा और इसका होगा 39 और इसका 23। अब डोबरिनेट ने क्या बोला था कि जो ये एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। तो अगर अरिथमेटिक मीन एम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट निकालेंगे 7 + 39 अपान 2 तो क्या हो जाएगा 46 अपान 2 दैट इज 23। तो सेकेंड है अल्कलाइन अर्थ मेटल, द अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप की जो प्रॉपर्टी होती है तो ये क्या होती है, फर्स्ट इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो सभी मेटल्स होते हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स, ठीक, ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल। सेकंड है इनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो अल्कलाइन इन नेचर होंगे। ऑल द ऑक्साइड्स of this group is alkaline in nature, सी ऑप्शन है। इस ग्रुप की जो वैलेंसी होगी सभी एलिमेंट्स की वो क्या होगी, 2 होगी। ऑल द एलिमेंट्स in this group have valency 2। इसका जो एग्जाम्पल दिया था डोबरेनर ने वो ये दिया था कि कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम और बैरियम, ये एग्जाम्पल लिया था उसने। और क्या बोला था, इसका जो सिंबल होगा वो कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम और बैरियम। 40 इसका एटॉमिक मास है और ये 137। ये जो सेकंड है इसका अगर हम लोग ट्राइड्स के फॉर्मूलास निकालेंगे तो क्या होगा, अरिथमेटिक ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट क्या हो जाएगा, 2 8 16। इसका जो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स 88 हो जाएगा। थर्ड ग्रुप कौन सा दिया तो उसने, हैलोजन ग्रुप। हैलोजन में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 3 हो जाएगा। क्लोरीन का Cl, ब्रोमीन का Br, आयोडीन का I। इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 35.5, इसका 127। इस फॉर्मूले से जब हम निकालेंगे ब्रोमीन का एटॉमिक मास तो क्या निकलेगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ ब्रोमीन का 35.5 + 127/2 क्या हो जाएगा,
अप्रॉक्स में ब्रोमीन का कितना आ जाएगा, 80 to 81 के बीच में आ जाएगा। हैलोजन ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, सबसे पहले हैलोजन ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो कौन कौन से रहते हैं, वो नॉन मेटल से होता है। सेकंड है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एसिड्स बनाता है, एसिड्स। और सी है हैलोजन ग्रुप के सभी एलिमेंट की वैलेंसी कितना होती है, 1 होती है, वैलेंसी जो होती है वो 1 होती है। अब डोब्रेनेट-ट्रेट्स के बाद एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशंस किया ऑक्टेव्स की बेस में। तो क्या है नेक्स्ट हेडिंग, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। न्यूलैंड्स का जो लॉ था वो ये था कि जैसे जब कोई भी एलिमेंट अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ उसके एटॉमिक मास में अगर लिखा जाता है तो ये जो 7 एलिमेंट इस तरीके से अरेंज हुए हैं। अब 8th वाला अगर यहाँ से शुरू होगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है वो 8th वाले एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होगी उसकी सिमिलर होगी। मतलब इस तरीके से जो एलिमेंट्स रिपीट करेंगे कि जो प्रॉपर्टी होगी वो सिमिलर होगी, इसकी होगी, ये इसकी आपस में होगी। क्योंकि अगर यहाँ से देखा जाएगा तो इस वाले एटम्स की 8th पोजीशन रहेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग atomic masses, the property of 8th element is the repetition of the property of the 8th एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम नोबल गैस है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो अगर आप ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव से आप ये देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम की है वो सिमिलर होगी सोडियम के और पोटेशियम की होगी। ठीक, यही लॉ जो है डोब्रेनेट-स्ट्रेट्स में भी फॉलो हो रहा था। और ये जो बेरिलियम की प्रॉपर्टीज इन तीनों के साथ मैच कर रही थी। अब इस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में एक लिमिटेशंस यही था कि उसने सिर्फ कैल्शियम तक के एलिमेंट्स तक अपना लॉ दिया था। मतलब सिर्फ कैल्शियम तक ही इसका लॉ फॉलो हो रहा था, उसके आगे उसका लॉ फॉलो नहीं हो रहा था। इस वजह से ये लॉ, इसका जो न्यूलैंड का जो क्लासिफिकेशन था वो फेल कर गया। न्यूलैंड्स की जो लिमिटेशंस थी वो ये थी कि सिर्फ वो कैल्शियम तक ही डिस्कवर कर पाया था। तो उसने बोला कि सिर्फ 56 एलिमेंट नोन हैं और इसके बाद फ्यूचर में 56 से ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर नहीं किए जा सकते हैं। थर्ड क्या दिया था, थर्ड लिमिटेशन उसकी ये थी कि उसने एक कॉलम में 2 एलिमेंट रखा था जिसका एटॉमिक मास सेम था। तो इस वजह से उसने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बाद मेंडलीफ ने अपना क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स किया था। उन्होंने ये बताया कि जो एलिमेंट का जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से होगा कि उसके जो एटॉमिक मास के बेस पे नहीं, वो एटॉमिक नंबर के बेस पर उनका
अरेंजमेंट किया जाएगा, उनका क्लासिफिकेशन किया जाएगा। मेंडलीव्स पीरियाडिक क्लासिफिकेशंस, मेंडलीव्स पीरियाडिक क्लासिफिकेशन। मेंडलीव ने एटॉमिक नंबर के बेस पे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया। उसने बोला कि जो सेवन पीरियड्स होंगे और 8th क्या होगा, वो ग्रुप होगा। मतलब द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियाडिक टेबल इज नोन एज पीरियड्स एंड वर्टिकल अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियाडिक टेबल इज नोन एज ग्रुप्स। मेंडलीव ने 7 पीरियड्स में क्लासीफाई किया था और 8 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया था। मेंडलीव पीरियाडिक टेबल की जो सबसे खास बातें हैं वो ये है कि उसने एलिमेंट्स जो डिस्कवर नहीं किए गए थे उनके लिए भी स्पेस को, कॉलम को छोड़ा गया था, ताकि जब वो डिस्कवर हो तो उसका जगह वहीं आए। और सेकंड उसने ये कहा था कि पोजीशंस के बेस पे उसने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को क्लासीफाई किया था। थर्ड किया था कि उसने नोबल गैसेस यानी इनर्ट गैस का भी पोजीशन फिक्स किया हुआ था। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या थे, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियाडिक क्लासिफिकेशंस। मेंडलीव पीरियड टेबल की जो लिमिटेशंस थी वो ये थी कि उसने एलिमेंट्स जो आइसोटोप्स थे उनकी पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सेकंड था कि उसने जो सेम एटॉमिक मास की जो दो एलिमेंट थे उनकी पोजीशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। थर्ड, हाइड्रोजन की जो करेक्ट पोजीशंस थी वो उसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये क्या हो गई, लिमिटेशंस हो गई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। प्रेजेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे एलिमेंट्स के जो हेनरी मोजले ने दिया था। वो उसने ये दिया था कि जो एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन होगा वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे किया जाएगा। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें रहेंगे उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया। मोजले ने मेंडलीव का जो लिमिटेशन थी जो उसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि आइसोटोप्स की पोजीशन क्या होगी, वो मोजले ने एक्सप्लेन किया। आइसोटोप की पोजीशन को एक्सप्लेन किया एटॉमिक नंबर के बेस पे। और सेकंड उसने ये किया कि जब सेम एटॉमिक मास थे तो उनकी पोजीशन डिसाइड नहीं थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, तो मोजले ने इसको भी फिक्स किया। जब एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो वो उनकी पोजीशंस भी उसी तरीके से डिसाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से हेनरी मोजले ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये था कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are the periodic function of its atomic number। ठीक है, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो एटॉमिक नंबर के बेस पे किया गया है। जैसे 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो थर्ड पे जो एलिमेंट्स आता है वो क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इस तरीके से ये एलिमेंट्स हैं। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए तो क्या होगी, 2 1 2 2 2 3 2 4 2
5 2 6 2 7 2 8, इस तरीके से वो हो गया। अब ये क्या होगा, सोडियम का 11 होता है 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8, इस तरीके से ये क्लासीफाई किया गया था एटॉमिक नंबर के बेस पे। तो ऐसे सबसे इसमें आप देख रहे हैं इसकी जो वैलेंसी है 1, ये 2 3 4 5 6 7 8, वैलेंसी कंप्लीट हो गई। ये इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके कंप्लीट है, तो इसी वजह से ये नोबल गैस है। उसी तरीके से आर्गन का 18 होता है, इसमें इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, तो ये दोनों नोबल गैसेस हो गई। अब फिर इसकी वैलेंसी 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। अब जिसकी जिसकी वैलेंसी सेम है उसकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी, और जिसकी जिसकी इस तरीके से जिसकी जिसकी जो सेम ग्रुप में आते हैं, जो हर ये वर्टिकली रहते हैं, वो उसे क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो सेम ग्रुप में जब सेम वैलेंसी होगी तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी। इसी तरीके से ये एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे, इसीलिए जब ये इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे मोज़ले ने इसको क्लासीफाई किया, तो सारी जो लिमिटेशंस थी वो ख़त्म हो गई और सभी एलिमेंट्स अपनी सही पोजीशंस पर क्लासीफाई हो गए। हेनरी मोज़ले के बाद जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल दिया वो नील्स बोर ने दिया। इसमें एलिमेंट्स को उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस पे क्लासीफाई किया गया, और सबसे ख़ास बात कि इसमें कुल 7 पीरियड्स हैं। ये पीरियड 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स हैं। और कुल कितने ग्रुप्स हैं वो यहाँ से लेकर वहाँ तक कुल 18 ग्रुप्स हैं। 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स, इतने ग्रुप्स हैं। और जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी वो अभी तक फिक्स नहीं हो पा रही थी, तो नील्स बोर ने हाइड्रोजन की पोजीशन को यहाँ पे सेपरेट करके रखा। जब हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ इसकी प्रॉपर्टी शो हो रही थी, इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया गया। उसके बाद जो इधर ये जो ग्रुप ऑफ 1 एंड 2 ये लाइट मेटल्स हैं, लाइट मेटल्स, ठीक, लाइट मेटल्स हैं। ग्रुप फ्रॉम ग्रुप 3 to 12 तक ये हैवी मेटल्स हैं। ये हैवी मेटल्स के रूप में इसको क्लासीफाई किया गया है। और ग्रुप्स ऑफ 13 to 17 ये नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स ये जो हैं, जो रेड कलर्स कलर्ड हुए हैं, ये क्या हैं, मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स हैं, मेटलॉइड्स हैं। 57 से 71 की सीरीज़ को क्या कहते हैं, लेंथेनाइट सीरीज़। और 89 से लेके 103 तक की सीरीज़ को क्या कहते हैं, एक्टिनाइट सीरीज़ कहते हैं। इस पीरियोडिक टेबल में जो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी आपस में सिमिलर होगी। जैसे ये लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, इस सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसलिए इन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। उसी तरीके से ये पीरियड ग्रुप 2 ग्रुप 3 ये आपस में कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, इसलिए इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी वो भी आपस में इक्वल होगी। अब जैसे आप लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सेल में होगी, वैलेंस सेल में होगी, वो इंक्रीज करेगी। जैसे हम अगर लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, क्या हो जाएगा, 2 1, बेरिलियम का 2 2, फिर उसी हिसाब से बोरॉन का 2 3, कार्बन का 2 4, नाइट्रोजन का 2 5, ऑक्सीजन का 2 6,
फ्लोरीन का 2.7 और नियॉन का 2.8। जब आप लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे तो नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेगा। जैसे लिथियम बेरिलियम में देखें, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। फिर यहाँ पे वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, फिर यहाँ वैलेंसी 2 हो जाएगी, फिर यहाँ वैलेंसी 1 हो जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब जब आप लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे तो वैलेंसी पहले बढ़ेगी 4 तक, उसके बाद डिक्रीज होते होते 0 तक जाएगी। ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज। मतलब जब आप लेफ़्ट से राइट तक जाएंगे तो एटम की जो रेडियस होगी, रेडियाई होगी, वो छोटी हो जाएगी, जिसकी वजह से एटम का जो साइज होगा वो छोटा होता जाएगा। मतलब ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट द साइज ऑफ एटम इज डिक्रीजेज। एंड जब आप लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे तो जो है ये इधर मेटल्स हैं, इधर नॉन मेटल्स हैं। मतलब जब आप लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जब लेफ़्ट से राइट हम मूव करते हैं तो पहले केमिकल रिएक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, फिर क्या करती है, इंक्रीज करती है। यहाँ पे सोडियम जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, और यहाँ पे क्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तक रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। सिलिकॉन नॉन मेटल है, लेस रिएक्टिव है। उसके बाद से फिर फॉस्फोरस, सल्फर से लेकर फिर यहाँ से इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। क्लोरीन जो है मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है, तो वहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। अब लेफ़्ट से राइट जब मूव करेंगे तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मतलब जब आप लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा और बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा। जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा सभी में सेम होगा, सबकी वैलेंसी आपस में सेम होगी। और जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसमें नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ़ सेल इंक्रीज होगा तो उसकी रेडियस बढ़ेगी। रेडियस बढ़ने की वजह से उसका जो एटॉमिक साइज होगा वो बढ़ेगा। जब टॉप से ऊपर से जब नीचे मूव करेंगे तो उसका जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो भी बढ़ेगा। जो केमिकल रिएक्टिविटी होगी वो भी इंक्रीज करेगी फ्रॉम मूविंग टॉप टू बॉटम। जो मेटल्स है, अगर आप टॉप से बॉटम मूव करेंगे मेटल के केस में तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और नॉन मेटल के केस में जब आप ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज करती जाएगी। सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और सेम वैलेंसी होने की वजह से जब आप ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो उसके नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरीके से पीरियोडिक टेबल जब एटॉमिक नंबर के बेस पे क्लासीफाई किया गया तो उससे हमें इसको समझने में बहुत ही आसानी हुई। और यही जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है यही हमारा मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी है। जब लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स राइट साइड के एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होते हैं तो हमें कौन सा बॉन्ड मिलता है, आयनिक बॉन्ड मिलता है। और जब राइट साइड के एलिमेंट्स राइट साइड के ही एलिमेंट से ही कंबाइन करते हैं तो वो कोवैलेंट बॉन्ड देता है। ये हो गया आपका चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है।